तो हेलो गुड मॉर्निंग टू लफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज का सेशन शुरू करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, तीसरा अध्याय है। और ये इस चैप्टर के इंतजार आप सभी को रहता है, और खासकर इस बुक का तो इंतजार आप लोग का रहता है। तो ये इस चैप्टर को हम लोग डिटेल से समझेंगे लोग, क्योंकि 9th क्लास में इस चैप्टर के बारे में बहुत सारा मैं पढ़ा चुका हूँ और इसमें क्या खास दिया हुआ है उसके बारे में जानेंगे लोग। और इसके बाद जस्ट आधे घंटे के बाद मैं क्या करूँगा, इसका MCQ क्वेश्चन, यानी ये भौतिक स्वरूप जो दिया हुआ है इस चैप्टर का MCQ क्वेश्चन भी डाल दूंगा, जिससे क्या होगा। और लगभग उसमें 70+ MCQ क्वेश्चन है ना, उसमें बहुत ज़्यादा MCQ क्वेश्चन मिलेंगे। इससे क्या होगा कि चैप्टर और तुरंत MCQ क्वेश्चन दोनों आपका तुरंत के तुरंत क्लियर हो जाएगा। उसी तरह सारे चैप्टर आते रहेंगे और सारे चैप्टर का MCQ क्वेश्चन भी साथ में आते रहेगा। जितना MCQ क्वेश्चन बन पाएगा उतना से उतना MCQ क्वेश्चन जो है मैं ला कर आपको देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं लोग। चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, और जानेंगे लोग इसमें क्या चीज़ें खास दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे लोग, यहाँ पर इसको जूम कर लेते हैं लोग। भारत के विभिन्न स्तर के एक विशाल देश है ना, बड़ा देश तो है ही। यहाँ कई हर प्रकार के भू आकृतियाँ देखने को मिलती है, यानी पर्वत, पठार, नदियाँ, द्वीप, मतलब बहुत सारी चीज़ देखने को मिलता है। कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं झील झरना है, ठीक है। यहाँ 3 वर्ड लिखा, अपक्षय, अपवर्तन और निक्षेपण। ये तीनों के बारे में जब SCERT पढ़ा रहा था हूँ बहू वही चीज़ें यहाँ पर छापा हुआ है। अपक्षय, अपवर्तन और निक्षेपण, ये तीनों का मतलब ही होता है कि ज़मीन की बर्बादी होना, या जिस क्षेत्र की बात कर रहा होगा उस क्षेत्र को बर्बादी हो जाना, भूखलन हो जाना, कट जाना, छट जाना, ठीक है। तो पहाड़ों में भी उसी तरह होता है, अपक्षित हो जाता है। अपक्षित मतलब होता है बर्बाद हो रहा है, टूट रहा है, कट रहा है, ठीक है। अपवर्तन मतलब भी वही होता है, मिट्टी अपवर्तन बोलेगा तो मिट्टी की बर्बादी। निक्षेपण मतलब भी होता है कट छट के जमा हो जाना, ठीक है। आगे जी यहाँ लिखा, देश में लगभग 10.6% जो क्षेत्र है पर्वत है। और ये मैं पूरा चार्ट बना कैसे बनाया था सब चीज़ में, कि पहाड़ कितना है, पठार कितना है। तो उसी तरह ये बांटा हुआ है। ये NCERT का डाटा दिया हुआ है, और जो मैं पढ़ाया था वो बिहार बोर्ड का डाटा था। तो थोड़ी बहुत 19-20 डाटा फ़र्क होगा, है ना। लेकिन एग्जाम में आएगा तो याद रखिएगा वो बिहार बोर्ड का ही डाटा ज़्यादा प्राथमिकता रहती है उसको आने की, ठीक है। तो ये पर्वत की डाटा है ना 10.6, लगभग 11% मान के चलिएगा, जो कि बिहार बोर्ड में दिया हुआ था। 18% जो है वो क्या है, पहाड़ है, ठीक है। तो 18% पहाड़ और 11% पर्वत था उसमें, लेकिन यहाँ 10.6 पर्वत और 18.5 पहाड़ है। ये इन दोनों मिला के 29% दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। आगे आएगा तो 27% जो है पठार है, जबकि उसमें दिया था 28%, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो 43% जो है ये क्या है, मैदानी भाग, उसमें भी दिया था, लेकिन यहाँ 43.2 है, और पठार जो है 27.2 है। डाटा को याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे आएंगे तो मुख्य भूमि का हिम आच्छादित शिखर, हिम आच्छादित मतलब बर्फ़ से भरा हुआ शिखर है, ठीक है। हिमानिया, गहरे गड्ढे। हिमानिया मतलब हिम से जो बर्फ़ होता है ना, एक्चुअली में क्या होता है, पहाड़ के ऊपर जाने के बाद ये बर्फ़ जमा हो जाता है ऊपर जाने के बाद, और इसी को बोलते हैं हिम आच्छादित एरिया, ठीक है। आगे आएंगे तो सिंधु गंगा नदी के द्वारा ये विशाल मैदान का निर्माण हुआ। सारी चीज़ें मिलेगी, वो चीज़ें समझ जाइए कि आपका रिवीजन हो जाएगा एक तरह से, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से रिवीजन हो जाएगा। और ये जो बुक चल रहा है ना, इस बुक्स के अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ ये भारत की भू आकृतियाँ की उप इकाइयाँ, यानी वही कह रहा है, उसको बांटा हुआ जिस भागों में, यानी कि हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय। पश्चिमी हिमालय जो हो गया आपका इस साइड का हिमालय हो गया, जिसको हिंदू कुश कहते हैं, और इधर आ जाएगा तो ये हिमालय हो गया। और उसके बाद से ये पूर्वी साइड हिमालय जो पूर्वोत्तर हिमालय है, ठीक है। और उत्तर भारत के क्षेत्र में देखेंगे तो ये 3 तरफ में हिमालय से घिरा हुआ विशाल मैदान देखेंगे तो उत्तर का विशाल मैदान, पूर्व का विशाल मैदान, असम का मैदान, और थार का मरुस्थलीय भाग है। उसके बाद देखेंगे मध्य उच्च भूमि के बारे में पढ़ेंगे लोग, उत्तर उच्च मध्यवर्ती और दक्षिण उत्तर मध्यवर्ती। और इसी में से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछले BPSC TRE 2 में शायद, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत में देखेंगे तो उत्तरी उत्तर का दक्षिण, दक्षिण का दक्षिण, मन सारे के बारे में डिटेल समझेंगे लोग। यहाँ क्या फ़ायदा, इसको दोबारा रीडिंग देने से आगे आते हैं लोग। ये सब तटीय क्षेत्र है, एक एक करके जब आएगा पॉइंट उसको समझाओगे ना। यहाँ ये उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। उत्तर का विशाल मैदान देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें दी हुई है। तो पहली बात कि ये महान हिमालय पर्वत की श्रृंखला का एक भाग है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का जो विशाल मैदान है ना, वो यह पर्वतीय भाग महान हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक भाग है। भारत की उत्तरी सीमा विस्तृत हिमालय पर्वत भूगर्भीय रूप से युवा है। मतलब क्या है, याद रखिएगा, भूगर्भी के रूप में, यानी भूमि के नीचे से ये जन्म ले रहा है, उस हिसाब से अभी युवा है, नवीन है, बच्चा है। अब बनावट के दृष्टिकोण से मतलब कैसन है, टेढ़ बड़ है, करिया है, सुंदर है, गोर है, काला है, कैसन है, तब बनावट के दृष्टिकोण से वलित है। बनावट के दृष्टिकोण से वलित, और भूगर्भिक मतलब कि पैदाइशी के हिसाब से अभी बच्चा ही है। कौन, हिमालय की बात किया जा रहा है। तो भूगर्भिक के हिसाब से नवीन, और बनावट की जान से, डिजाइन के हिसाब से वलित पर्वत है। पर्वत 3 प्रकार के मैं बता चुका हूँ, वलित पर्वत, भ्रमशोथ पर्वत और संचयन यानी ज्वालामुखी पर्वत जो होता है, ठीक है। और चौथा प्रकार जो होता है अवशिष्ट, जिसको चौथा प्रकार ना बोल के सारे पर्वत बुढ़ाने के बाद अवशिष्ट ही बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि वलित
तथा विश्व के हिसाब से देखेंगे विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। मतलब पूरी दुनिया के हिसाब से देखा जाएगा तो ये सबसे नया मोड़दार पर्वत है। ठीक है, आगे आइए। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो है भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराने से हुआ। बताए थे कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा जो है ये प्रायद्वीपीय हिस्सा है, ये पहले कभी अफ्रीका का हिस्सा था और ये आया खटाक से आके ऐसे लड़ गया किससे, लड़ किससे गया, एशिया से लड़ा। एशिया पहले यूरेशिया कहलाता था। क्यों कहलाता था भैया? क्योंकि यूरोप और एशिया एक ही बनता था। यूरोप और एशिया मिलकर यूरेशिया कहलाता था, एक ही महादेश था। ठीक है, याद रखिए। बाद में इसको अलग अलग बांट दी गई, यूरोप को अलग, एशिया को अलग। ठीक है, तो ये नीचे से आया और टकराया यूरेशिया से, और इसके बीच में यहाँ था तेथिस सागर, यहाँ टकराया। अब देखो होता क्या है एक्चुअली में, जैसे मान के चलो कि यहाँ से आ रहा नीचे से और ये ऊपर वाला जगह है, जैसे सिंपल समझिए ये दोनों है, दोनों आपस में आ रहे, दोनों टकराया गलो तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, तो ऐसे टकरा क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ गए। ठीक है, समझ रहे? जैसे मान के चलो कि ये इधर से आया टकराया और इधर से ये टकराया दोनों ऐसे चढ़ गए एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, ऐसे मुड़ गया लो, क्योंकि टकराने के बाद मुड़ जाएगा लो, तो मुड़ने के बाद क्या निर्माण हो रहा है, देख रहे हो, पहाड़ का निर्माण होने के लिए हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं लोग वलित पर्वत। क्या बोलते हैं भैया? वलित पर्वत बोलते हैं। ठीक है, अब देखो भारत वाला जो टकरा के चढ़ा हुआ है उसके ऊपर, इसलिए देखना भारत की तरफ ढाल ज़्यादा है, और जबकि उधर चाइना की तरफ जाएंगे तो खड़े ऐसे ढाल है, क्योंकि इधर से ऐसे टकरा के ऐसे बन गया, ऐसे टकरा के ऐसे बन गया। समझ रहे? तो इस एरिया में हम लोग की तरफ एरिया में इसलिए हम लोग की तरफ में चढ़ना आसान होता है पर्वत पर, लेकिन उधर चाइना की तरफ से इस पहाड़ों पर चढ़ना मुश्किल होता है। ठीक है, खड़ी ढाल हो जाता है। समझ आए ना क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भारतीय प्लेट जो है उसके ऊपर जाके चढ़ गया। ठीक है, तो वही ये बात कर रहा, भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट से टकराया और इसका निर्माण हो गया। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ लिखा है हिमालय का निर्माण एक लंबे समय से भूगर्भिक ऐतिहासिक काल के दौरान हुआ है। मतलब एक दिन में तो वो टकराया तो नहीं होगा, कई हजारों वर्षों करोड़ों वर्ष लगता है। इसके निर्माण के संबंध में कोबर कहते हैं क्या कि भूसन्नति, कोबर जी अपना सिद्धांत देते हैं भूसन्नति सिद्धांत, मतलब भूमि के घसकने वाला सिद्धांत। ठीक है, और अमेरिका वैज्ञानिक जो थे हैरी हेस, ये प्लेट विवर्तन की जानते आप लोग जानते होंगे, प्लेटों को आपस में घसकना टकराना ये सब प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कहलाता है, जिसके बारे में पढ़ाया हूँ। 3 तरह का प्लेट था, एक तो संरक्षित प्लेट, विनाशी प्लेट है कि नहीं, वो सब के बारे में डिटेल से 9th क्लास में पढ़ा चुका हूँ, वो भी कहीं हो सकता है इसमें आएगा तो पढ़ा दूंगा। हैरी हेस जो थे वो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत दिए थे, याद रखिएगा। प्लेट के सिद्धांत जो थी दिए थे अमेरिकी भूवैज्ञानिक की बात कर रहा, अमेरिकी भूवैज्ञानिक कौन दिया था? हैरी हेस। तो पूछेगा प्लेट विवर्तन के सिद्धांत निम्न में से किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने दिया? कौन दिया था? हैरी हेस ने दिया था। ठीक है, कोबर महोदय क्या दिए थे? तो भूसन्नति के सिद्धांत दिए थे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो मतलब इन दोनों का जो थ्योरी जो है सर्वाधिक मान्य है। कोबर ने भूसन्नति यानी पर्वतों को पर्वतों का पालना कहा है। भूसन्नति को क्या बोले भैया? पर्वतों का पालना। ठीक है, मतलब उनके सिद्धांत के अनुसार जो ये भूसन्नति हुआ, भूमि आपस में आकर टकरा कर जो पहाड़ बना, ये क्या है? पर्वतों का पालना है। मतलब क्या, ये पर्वतों का जन्म दिया। ठीक है, ये लंबे संकरे एवं छिछले जलीय भाग था, और उनके हिसाब से क्या था? पहले जलीय भाग था, बाद में ये क्या हुआ? पर्वतीय भाग में बदल गया। ठीक है, कोबर का भूसन्नति के अनुसार 7 करोड़ पहले ये क्या था? पहले कि तेथिस सागर था, जो कि मैं जस्ट बताया कि पहले पूर्व में हिमालय से पहले वो जगह क्या था? तेथिस सागर था। ठीक है, और ये उत्तर में अंगारा लैंड था और नीचे में गोंडवाना लैंड था। ये कई बार मैं बताया हूँ कि पृथ्वी 2 भागों में बटा हुआ था। शुरुआती समय में तो एक ही भाग में बटा था, जिसे पेंजिया बोला जाता था, और पूरे भाग को, जल वाले भाग को पेंथलासा। बाद में टूट के 2 भाग हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और बीच वाले भागों को बोला जाता था तेथिस सागर। तो वही कह रहा है कि तेथिस सागर था, अंगारा लैंड उत्तर में था और नीचे में गोंडवाना लैंड था। इसलिए तो बोलता हूँ कि पूर्वोत्तर भारत हम लोग का है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है कि नहीं है? आगे जाइए लोग। तो ये कह रहे हैं क्या कि गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड को पृथक करती थी। मतलब उस समय के हिसाब से दोनों अवसाद तेथिस सन्नति में जमा होते थे। मतलब दोनों का जो अवसाद जो होता है, मतलब टूट के कचरा वगैरह जमा होता था। ठीक है, अवसादों का क्रमशः अवतलन होता रहा, ये मतलब एक के ऊपर एक चढ़ते रहे। परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अग्रभूमियों में दबाव जनित भू संरक्षण उत्पन्न हुआ, जिससे क्यूनलून एवं हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ। यानी कि ये जमा होते होते धीरे धीरे भूमि के नीचे हलचल पैदा हुआ। तो हलचल पैदा होने से क्या हुआ? हिमालय के काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ। यानी हिमालय पर्वत ये है तो हिमालय पर्वत हो गया। इसके ऊपर भी यहाँ है काराकोरम, लद्दाख, उसके बाद से इसका आता है जास्कर, और इसका हिस्सा आता है पीर पंजाल, है कि नहीं है? जास्कर होता है महान हिमालय का हिस्सा और पीर पंजाल होता है जो मध्य हिमालय का हिस्सा, और इसके ऊपर है काराकोरम, ये है लद्दाख। ठीक है, याद रखिएगा काराकोरम अलग, इसको इन सभी को बोला जाता है ट्रांस हिमालय। क्या बोला जाता है? ट्रांस हिमालय, याद रखिए। ठीक है, और काराकोरम ऊपर में है, लद्दाख उसके नीचे, जास्कर जो है महान हिमालय का ही हिस्सा है। ठीक है, महान हिमालय के, इसका नाम है जास्कर है ना, और इसका नाम है पीर पंजाल जो कि मध्य हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, आगे बताऊंगा, सारी चीज़ें आएगा एक एक करके, घबराइए नहीं, धैर्य रखिए। वीडियो होगा लंबा, लेकिन होगा तो क्या दिक्कत है, पढ़ाई में क्या टाइम लगना। ठीक है, आगे आ जाइए।
तो तेथिस सागर को हिमालय का गर्भगृह या जन्म स्थल कहते हैं, मतलब वहीं से ना पैदा लिया हिमालय, तो गर्भगृह बोला जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा हिमालय का गर्भगृह या उसका जन्म स्थल किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा तेथिस सागर को। हैरी हेस द्वारा प्रतिपादित किया कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करती है। इनके अनुसार 7 करोड़ वर्ष पूर्व यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट जो है आपस में आके गतिशील करते हुए 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व, है ना, ये भूभाग अत्यधिक निकट आ गई और इसमें तेथिस सागर के अवसादों के वलन पड़ने पर, वलन मतलब होता है मुड़ गया, मतलब ये नज़दीक आया, तो नज़दीक आया हो तो क्या हुआ, ये ऊपर से मान चलो ये यूरेशियाई प्लेट है, ये नीचे से गया, तो वलन मतलब ये ऊपर उठ गया ऐसे, है ना, ऐसे क्या हो गया, ऊपर उठ गया, मट्टी हो गया, ऊपर उठ गया, उसमें का जितना तेथिस सागर था, वलन के कारण क्या हुआ, हिमालय का उत्थान हुआ। तो जो हैरी हेस साहब थे ये कहें कि भैया प्लेट को आपस में खिसकने के कारण इसका निर्माण हुआ, है ना। आगे आ जाइए, आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएं आकार ले चुकी थी। तो याद रखना 1 करोड़ वर्ष पहले हिमालय है लगभग बन चुका था। सेनोजोइक महाकल्प में इयोसीन और एलियोगेसिन कल्प में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। याद रखना क्वेश्चन बस यहीं से पूछता है कि बृहद हिमालय का निर्माण या महान हिमालय का निर्माण या ग्रेट हिमालय का निर्माण या आंतरिक हिमालय का निर्माण, सब एक ही नाम है, महान, बृहद, आंतरिक और ग्रेट, सब एक ही हिमालय का नाम है। कौन सा, सबसे ऊपरी वाली का, ठीक है। बहुत सारा नाम है, आगे आएगा, मैं जो बोल रहा हूँ अब वो भी आगे आएगा, ठीक है। तो बृहद हिमालय का निर्माण जो हुआ था, ये ग्रेट हिमालय जो निर्माण हुआ था, वो सेनोजोइक महाकल्प या यूओसीन या ओलियोगोसीन कल्प में हुआ था। कल्प मतलब होता है उसकी उम्र, उसकी एज, मतलब जैसे कैसे होता है वृद्धा, बाल अवस्था, उसके बाद किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, उसी तरह एज बांटा गया है धरती का। तो सेनोजोइक काल में किसके निर्माण हो रहा है, बृहद हिमालय का हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मायोसीन कल्प में पोटदार क्षेत्र में अवसादों के वलन से लघु हिमालय, यानी बीच वाला लघु हिमालय, मतलब ये नहीं समझ लेना लोग छोटका भाई लोग, ठीक है, ये वाला नहीं है, बीच वाला का बोला जाता है लघु हिमालय, ठीक है। पहला जो है सेनोजोइक महाकल्प में निर्माण हुआ किसका, बृहद हिमालय का। उसके बाद मायोसीन में मध्य हिमालय को, मायोसीन से याद रखो मध्य हिमालय या उसी को लघु हिमालय बोला जाता है, ठीक है ना। और शिवालिक का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के वलन से, है ना, प्लायोसीन में तब पलायन कर गए लोग। पलायन मतलब क्या होता है, अब जो दोनों हिमालय बन गया और धीरे धीरे पलायन करके नीचे, पलायन मतलब क्या, जगह छोड़ देना। आप लोग जानते हैं एक आदमी गांव से शहरों की तरफ जाता है तो बोला जाता है कि पलायन कर रहा है, तो ये महान हिमालय बन गया किससे भैया, तो सेनोजोइक काल से, है ना। सीनियर था तो सेनोजोइक, ठीक है, सीनियर था तो सेनोजोइक काल से बना। उसके बाद से मध्य वाला था तो मायोसीन। अब मध्य मालूम रहता है कि मध्य को ही लघु बोला जाता है, तो आराम से याद हो जाएगा। तब मध्य मायोसीन कल्प में बना और ये दोनों गोड़ा क्या कर रहे, पलायन किया लो तो शिवालिक का निर्माण हुआ। पलायन किया लो दोनों गोड़ा तो क्या किया लो, शिवालिक का निर्माण हुआ, यानी कि प्लायोसीन कल्प में। तीनों समझ आ गया। सीनियर जी सेनोजोइक काल में बने और मायोसीन मध्य वाले जो मायोसीन काल में बने, और जो शिवालिक थे इन दोनों का पलायन करने से प्लायोसीन काल में बने, ठीक है, समझ आ गया। अब ये क्वाटर्नरी अर्थात नियोजोइक महाकल्प में प्लीस्टोइन और हेलोजीन कल्प में भी इसका निर्माण हुआ। मतलब अलग अलग समय में निर्माण कंटिन्यू होते रहा, ऐसा नहीं कि निर्माण बंद गया। क्वाटर्नरी युग आगे पढ़ाएंगे तो उसमें मैदानी जो भाग है ना इसी युग का है, क्वाटर्नरी युग का ही है, ठीक है नस्वर ना। और ये नियोजोइक महाकल्प के समय का ही है, जो क्या बोलते हैं उसको, मैदानी भाग पे आ जाएगा तो पढ़ा जाएगा। यहाँ देखिए तो हिमालय वास्तव में अभी भी एक युवा है, मैंने अभी बच्चे है ये, अब बढ़ रहा है। ये निर्माण क्या आ रहा है, इस जिसका निर्माण कार्य अभी भी समाप्त नहीं हुआ, बढ़ रहा है। और हालांकि रिपोर्ट भी आया था, जैसे कि मान के चलिए 8,848 आप लोग पढ़ा जाता है कि हम लोग की इसकी ऊंचाई है, और हाल फिलहाल में ये 2 मीटर बढ़ गया था, 50 हो गया था, ठीक है। हिमालय के क्षेत्र में आने वाली भूकंप हिमालयन नदियां निरंतर परिवर्तित होते हुए मार्ग पीर पंजाल श्रेणी 1500 से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली झीलियों निक्षेप को करेवा हिमालय के उत्थान के सभी अभी भी जारी रहने की ओर संकेत कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, कहानी क्या समझा रहा है, कह रहा है कि भैया कि हिमालयन क्षेत्र में आने वाली भूकंप आ रही है और हिमालयन नदियां निरंतर क्या हो रही है, अपना जगह बदल रही है, क्योंकि पहाड़ कब हेने खसक जाता है, कब होने खसक जाता है, पहाड़ ऊपर भाग जाता है, ठीक है। और पीर पंजाल जो श्रेणी है, जो 1500 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली पीर पंजाल श्रेणी में, याद रखना पीर पंजाल श्रेणी में जो 1500 से लेकर 1800 ऊंचाई पर पहुंचिएगा, तब वहाँ पर झीलीय निक्षेप करेवा हिमालय के उत्थान में अभी भी जारी होने वाली संकेत। मतलब करेवा हिमालय वहाँ पर पीर पंजाल जो श्रेणी है वो धीरे धीरे और ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, जिसका नाम रख दिएगा करेवा हिमालय का उत्थान, ठीक है। तो ये जो है ये बढ़ने की संकेत दिखा रहा है कि ये अभी युवा अवस्था में अभी और बढ़ रहा है। अब यहाँ देखिए करेवे के बारे में लिखा है, डिटेल्स में जाइए, करेवा वहाँ थोड़ा नहीं समझ आएगा तो यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणी के पार्श्वों में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाला झीलीय निक्षेप,
है ना, झीलीय निक्षेप को करेवा नाम से जाना जाता है। यानी कि जो उस क्षेत्र में जो पानी जमा होता है, जो झील जमा होता है, उसको क्या बोलते हैं, करेवा बोलते हैं। जैसे कि बोले हैं कि ये पीर पंजाल जो है, ये पीर पंजाल महान हिमालय का ही हिस्सा है। इस एरिया में जो झील का निर्माण होता है, उस झील के निर्माण को बोलते हैं करेवा निक्षेप। कश्मीर घाटी में करेवा निक्षेप में से लिग्नाइट प्राप्त होने की संकेत भी मिली है। अब ये क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से किन निक्षेपों से या किन क्षेत्रों में लिग्नाइट कोयला। अब लिग्नाइट कोयला क्या है, तो कोयला का 4 प्रकार है, अंतरासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। तो जो तीसरा कोयला है, तीसरे प्रकार का जो कोयला है लिग्नाइट, वो कश्मीर की घाटी करेवा के निक्षेपों में प्राप्त होने की संभावना मिली है। ठीक है, आगे आते हैं। उसका देखेंगे, भारत की उत्तरी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची एवं पूर्वी पश्चिमी विस्तार में सबसे बड़ी पर्वतमाला ये, मतलब उत्तर में जाइए या पूर्व पश्चिम के साइड में जाइए, तीनों तरफ से घेरले है हिमालय पर्वत। हम लोग को कई बार बता चुका है, ये विश्व की न्यूनतम मुर्दार पर्वत श्रेणियों में से इस पर्वत को पश्चिमी भाग को पश्चिमी भाग जो देंगे तो नंगा पर्वत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका पश्चिमी भाग यानी कि जो हिमालय पर्वत जो शुरुआत हुआ है, ये पश्चिमी भाग का रहा है कि नंगा पर्वत, और इसके पश्चिमी भाग से और उसके बाद पूर्वी भाग जाएंगे तो इसका नाम है मिसमी पहाड़ी, या इसी को नामचा बरवा भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, नंगा पर्वत से नामचा बरवा, नंगा पर्वत से ये नंगा पर्वत शुरू हुआ, यानी पहली पहाड़ी यहाँ पर सबसे पूर्व साइड में नंगा पर्वत, और सबसे अंतिम में जाएंगे पश्चिम साइड में तो हो जाएगा नामचा बरवा, उसी को मिसमी पहाड़ी कहता है। और बीपीएससी यहीं पर थेतराई करता है, क्या करेगा, दे देगा कि हिमालय की सबसे पश्चिमी पहाड़ी, सबसे अंतिम पश्चिमी पहाड़ी कौन सी है, दे देगा नामचा बरवा और मिसमी पहाड़ी। हम लोग मार देंगे लो नामचा बरवा, ठीक है, और बाद में आएंगे तो कहेंगे ले ये तो मिसमी पहाड़ी था, है ना। तो इनपुट में से एक से अधिक हो जाएगा, है कि नहीं, डी नंबर ऑप्शन। यही तो डी और ई में फंसा रहा है ना, यही थेतराई करके आधा स्टूडेंट लोग को कन्फ्यूजन में डाल रहा था। याद रखिएगा, नामचा बरवा का ही मिसमी पहाड़ा बताता है। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, अब इसके 2 तीखे अक्ष संघीय मोड़, है ना, अक्ष संघीय मोड़ मतलब डायरेक्ट वहाँ से सीधे मोड़ जाता है। ठीक है, अक्ष संघीय मोड़ या हेयर पिन टर्न। हेयर पिन टर्न मतलब क्या होता है, हेयर पिन देखते हो ना, ये जो ऐसे पिन रहता है ना, ऐसे पिन नहीं रहता, ऐसे पिन लगाने वाला रहता है ना, आप सभी ऐसे देखे होंगे, पिन ऐसे लगाने वाला रहता है, वही हेयर पिन जो होता है ना, वो सीधे सीधे ऐसे मुड़ गया, है ना। जो सेफ्टी पिन होता है, सेफ्टी पिन होता है, या क्या बोलते हैं उसको, हेयर पिन होता है। तो उस पिन को डायरेक्ट जैसे ऐसे मुड़ गया सीधे तरीके से, सिंपल समझो कि यू आकार की मोड़ कर रहा है, यू आकार की अक्ष संघीय मोड़ या हेयर पिन टर्न जो की भांति जैसे मुड़ा हुआ, ये मोड़ प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी पूर्वी दबाव के कारण हुआ है। यानी प्रायद्वीपीय जो पठार है, वो प्रायद्वीपीय पठार की वजह से ये इस तरह का मुड़ गया। ठीक है, आगे आ जाइए। हिमालय पर्वत श्रेणियों की प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। अब उत्तल या अवतल आप लोग को नहीं मालूम होगा, तो उत्तल मतलब होता है उठल, अवतल मतलब होता है धंसल, समझ ना। तो उत्तल जो है उत्तर किसकी साइड कर रहा है, इसकी पर्वतीय जो है पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल और तिब्बत की ओर अवतल हो गया। ठीक है, यानी हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं ये उस ऊपर साइड में जाएगा, ऊपर साइड में किधर, तिब्बत साइड में, तो ऊपर तिब्बत साइड में ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ, और नीचे आने पर क्या हुआ है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जो प्रायद्वीप भारत है इस क्षेत्र में आके धंसा हुआ है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो ये क्वेश्चन देखिए पूछ सकता है कि हिमालय की पर्वतीय श्रेणी जो प्रायद्वीपीय पठार की ओर है वो क्या है भैया, उत्तल है। प्रायद्वीप यानी किधर बोल रहा है, दक्षिण साइड में बोल रहा है, तो इधर उत्तल है। ठीक है, और तिब्बत की ओर कहाँ है भैया, तिब्बत की ओर अवतल है। ठीक है, समझ ना। उसके बाद आएंगे तो पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे, यानी इस साइड से इस साइड जा रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर पर्वतीय भाग जो है उसकी चौड़ाई घटती जा रही है। इसका मतलब क्या है, इस साइड में चौड़ाई ज़्यादा है और इधर आते आते कम हो गया। ठीक है, इधर है चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक है, याद रखिएगा, इधर चौड़ाई ज़्यादा है और इधर चौड़ाई कम हो गया। इधर लगभग 450 चौड़ाई आ जाता है 450 किलोमीटर की, और इधर जो है इधर चौड़ाई देखेंगे, है ना, तो इधर चौड़ाई जाता है इसका 150 किलोमीटर। ठीक है ना, आगे आएगा उसको भी पढ़ेंगे लोग। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब जा रहे थे क्या, और इसकी चौड़ाई कम होती जा रही है, और किंतु ऊंचाई जो है बढ़ती जा रही है। किंतु क्या आ रहा है, ऊंचाई देखिए इधर से इधर जा रहा है, यानी पश्चिम से पूरब की तरफ जा रहा है, तो चौड़ाई भले ये इधर से कम होते गया। ठीक है, इधर से आते आते कम हो गया, लेकिन पहाड़ों की ऊंचाई जो है इधर बढ़ते जा रहा है, इधर बढ़ते जा रहा है। यानी इधर से आएंगे तो इधर पहाड़ों की ऊंचाई जो है ज़्यादातर बढ़ते जाता है। ठीक है, किधर साइड में, पूरब साइड में, याद रखिएगा। ठीक है, और ढाल भी तीर होते जाती है, और ढाल भी क्या हो रहा है, इधर बढ़ते जा रहा है, मतलब ऐसे ही ना पहाड़ आया हुआ है, तो ढाल ऐसे होते जा रहा है, इधर ढाल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, आगे आइए, आगे समझते हैं पर्वत श्रृंखलाएं जानते हैं। जब विभिन्न युग और भिन्न भिन्न प्रकार के लंबे और संकरे पर्वतों का विस्तार समानांतर रूप से पाया जाता है, पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। पर्वत श्रृंखला मतलब ढेर सारे पर्वत मिलके, जैसे कुन्नुल, काराकोरम, हिंदुकुश, प्रामीर का पठार, ये सब इसके अंगल क्या है, कुन्नुल पहाड़, काराकोरम पर्वत और हिंदुकुश, ये सब हिमालय का ही तो भाग में थे पहले। ठीक है, हिमालय का मुख्य अक्ष, है ना,
चापाकार रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर, चापाकार मतलब ऐसे चाप, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तक स्थित है, ठीक है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई जो है 150 से लेकर 400 किलोमीटर। वही मैं बोल रहा हूँ, 150 बोलेगा ब्रह्मपुत्र की तरफ में और 400 बोलेगा इधर सिंधु नदी की तरफ में। सिंधु नदी की तरफ मतलब पश्चिम की तरफ में, और पूर्व साइड में 150 है, ठीक है। लगभग 450 जो SCERT में दिया हुआ था उसकी डाटा के हिसाब से बता रहा था। अब ये हिम नदी यानी हिमानी नदी के बारे में है, ठीक है। हिम नद के बारे में देखेंगे क्या चीज़ दिया है। तो हिम नद मतलब होता है कि बर्फीली या हिमानी, ठीक है, हिमानी या हिम नद पृथ्वी की सतह पर विशाल आकार की गतिशील बर्फ की राशि को हिमनद बोलते हैं। मतलब पृथ्वी की सतह पर जो पूरी तरह से बर्फ जम गया है, और ये जो पहाड़ भी तो पृथ्वी की सतह पर ना है, ऐसे थोड़ी ऊपर में है, ठीक है ना। तो पृथ्वी की सतह पर क्या होता है, विशाल आकार की गतिशील बर्फ की राशियों को हिमानी या हिमनद कहते हैं, ठीक है। हिमनद कहते हैं। हिमनद तो जो ग्लेशियर हो गया, ठीक है, बर्फ जो जमा रहता है पहाड़ों के ऊपर, और इसी ग्लेशियर से तो निकलता है नदियाँ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जो अपने भार के कारण पर्वतीय ढालों का अनुसरण करते हुए नीचे की ओर प्रवाहित होती है। मतलब जब ये भारी हो जाता है, सब भारी होने के कारण ये नीचे घसकना शुरू हो जाती है, जो कि बर्फ नीचे आने पर उस लोग गर्मी ज़्यादा मिलता है, जिससे पिघल के पानी के रूप में प्रवाहित हो जाती है, और वही नदियाँ बन के प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा की ऊंचाइयाँ भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसतम इसकी ऊंचाई देखेंगे, अगर अलग अलग जगहों पर हिम रेखा की ऊंचाई अलग अलग है, लेकिन औसत ऊंचाई इसको देखा जाएगा तो पश्चिमी हिमालय प्रदेश में 3500 मीटर और पूर्वी हिमालय क्षेत्र में 2500 मीटर है। यानी कि पश्चिम साइड में इसकी ऊंचाई ज़्यादा है हिमनद की या हिम रेखा की, और वही पूर्वी साइड में 2500 मीटर है। और ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा हुआ था कि हिमनद या हिम रेखा की ऊंचाई जो है पश्चिम साइड में कितनी है, तो 3500 मीटर है, ठीक है, और वही पूर्व साइड में 2500 मीटर है, ठीक है। आगे आते हैं। अधिकांश हिमनद जो है 4 से 5 किलोमीटर लंबे तथा 1.5 से 4 किलोमीटर चौड़े होते हैं। यानी जो बर्फ ग्लेशियर जो होता है ऊपर जो पहाड़ों में रहता है वो 4-5 किलोमीटर लंबा रहता है और 1.5 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक चौड़ा रहता है। समझ आ रहा है कितना, मतलब इतना जाइए, इतना दूर बर्फ पूरे जमले रहता है। इनकी मोटाई अधिक होती है, प्रतिदिन 8 से 10 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक ये फिसल जाते हैं। मतलब 8 से 10 सेंटीमीटर घस के नीचे आ जाते हैं, 8 से 10 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक भी घस के नीचे आ जाते हैं। वही नीचे आने के बाद पिघल जाता है, ठीक है। हिमालय के हिमनद से पिघलने की गति सर्वाधिक है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमालय से है। वही बोले ना, घस के नीचे आएगा तो क्या बनेगा, गंगा मतलब नदियों का निर्माण करेगा। और गंगा नदी बनता है किससे, गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, तेजी से पिघल रहा है ना। मिलान है ना, उसको क्या लिखा हुआ है, तो मिलान हिमनद, अरे यार जी, मिलान हिमनद ना, क्या लिखा भैया, मिलान हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख हिमनद है, जिससे शारदा में काली गंगा नदी निकलती है। याद रखना। अब ये पूछेगा कि शारदा और काली गंगा, या सिर्फ क्वेश्चन पूछते क्योंकि गंगा के बारे में तो फेमस है, पूछ दे कि काली गंगा नदियों का उद्गम स्थल क्या है, तो मिलान हिमनद क्या है भैया, उत्तराखंड में। तो मिलान नदी पहली बात की, ये तो उत्तराखंड से निकलता है। मिलान हिमनद जो ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में है, और वहाँ से नदी जो निकलती है शारदा नदी और काली गंगा, याद रखना, ठीक है, काली गंगा और शारदा नदी। अब यहाँ जो डाटा दिया है ये सब ग्लेशियर के बारे में दिया है ना। पहली है सियाचिन ग्लेशियर, और यही तो आया था, सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर, बियाफो नहीं आया था ना, बातूरा, ये सब तो यही तो आया था ना। अब देखिए ये जगह का नाम लिखा है, और ये जगह एक बार देख लीजिएगा डाटा में ना, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है सियाचिन ग्लेशियर। क्वेश्चन पूछ करता है कि सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा ना, तो हो सकता है कि एग्जाम में आए तो आप लोग को याद आ जाए कि हाँ कहीं देखे थे, ठीक है। तो देखो काराकोरम से लगातार, ये काराकोरम है, जितना भी ये सब लगातार काराकोरम, यहाँ से देखिए सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर, बियाफो, बातूरा, चोंगो, लुगमा और खारदुपीन, ठीक है। इतना जो है क्या है, ग्लेशियर है, ठीक है। खारदुपीन से लेकर सबसे नीचे खारदुपीन हो जाएगा। अगर देखेंगे काराकोरम में देखेंगे तो, ठीक है, काराकोरम के हिसाब से देखेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना काराकोरम में 7 जो ग्लेशियर है, काराकोरम क्या है, पहाड़ है, बता चुका हूँ। तो काराकोरम पहाड़ में के बीच में कितने ग्लेशियर है, 7 ग्लेशियर है, ठीक है। 7 ग्लेशियर, इस 7 ग्लेशियर का नाम रट लीजिएगा, सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर, बियाफो, बातूरा, चोंगो, लुंगमा और खारदुपीन। सबसे ऊंचा है सियाचिन और सबसे नीचे है काराकोरम के हिसाब से खारदुपीन, ठीक है। अब आएंगे तो रीमो है। रीमो जी कहाँ है भैया, तो कश्मीर में है, कश्मीर, ठीक है, वही अब लद्दाख हो जाएगा। पुनः जो है ये भी लद्दाख हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका तो रुंडुन जो है पता नहीं है, मतलब भारत में नहीं है, इसलिए गंगोत्री जो है ये कुमायूं हिमालय के क्षेत्र में आता है। कुमायूं हिमालय, कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, असम हिमालय जानते हैं आप लोग, पढ़ा चुका हूँ। केदारनाथ जो है जहाँ पर हमारे भाई लोग जाते हैं, वहाँ पर केदारनाथ जाया जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड साइड में। जेमू जो है ये सिक्किम, नेपाल में, सिक्किम वाला क्षेत्र में, नेपाल साइड में। मिलान जो है ये भी कुमायूं में। उसके बाद आएंगे तो कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा ये कहाँ हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, ये सब क्या है, ग्लेशियर है, ठीक है।
यहाँ फोटो वगैरह दिया हुआ है किन क्षेत्र में क्या है ना। यहाँ एक बार फोटो को देखिएगा मैप को, मतलब अफगानिस्तान ये क्षेत्र हो गया, ठीक है। और ये यहाँ देखिए कौन कौन दिया है, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, ये बातूरा, खरदोपीन, हिस्पर, ना चोंगोलुम्बा, ना बाल्टोरा ग्लेशियर, साल्टोरो कांगड़ी, ना ये लद्दाख वाला चित्र हो गया। भारत का सबसे ठंडा और ये देखो क्या लिखा है, भारत का सबसे ठंडा स्थल ट्रांस लद्दाख में स्थित है। याद रखना भारत का सबसे ठंडा स्थल किधर है भैया, तो लद्दाख साइड में है। और वो कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर, याद रखिए सबसे ठंडा। यहाँ K2 का दिया हुआ है ऊंचाई 8611 मीटर है K2 की ऊंचाई, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे आते हैं ना, या नुनकुन दिया हुआ है 7135 मीटर की है, ठीक है। यहाँ पर दर्रा दिया है, जो जिला दर्रा जो श्रीनगर क्षेत्र में है, जम्मू के क्षेत्र में है। ले तो इसकी राजधानी है, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ देखेंगे तो गंगोत्री ग्लेशियर है, जहाँ से निकलता है कौन, गंगा नदी निकलता है, ठीक है। यहीं पर पहाड़ी कामेत मिलान जो है ग्लेशियर यहीं पर है, ठीक है। उसको नंदा देवी पहाड़ी यहीं पर है, ठीक है। इस क्षेत्र में शिमला देख सकते हैं, गंगा नदी का उद्गम स्थल लिखा है, ये किसका, गंगोत्री का, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है हिमालय क्षेत्र में छोटी छोटी हिमालयाँ स्थित है, इनमें से गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बाल्टोरा, ब्यासो, बतूरा है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है हिमालय क्षेत्र के निम्न में से कौन सी ग्लेशियर है, तो याद रखिए गंगोत्री, यमुनोत्री, सियाचिन, बाल्टोरा, ब्यापो और बातूरा है। और ये सब बाल्टोरा, ब्यापो, ये सियाचिन कहाँ था, काराकोरम में था, ठीक है, यानी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में था, ठीक है। यहाँ लिखा है चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। यह ग्लेशियर पिघलने से एक झील का निर्माण हुआ जिसे गांधी सरोवर झील बोलते हैं। अभी बताओ भाई, सब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। गांधी सरोवर झील का निर्माण चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने से हुआ, जो कि उत्तराखंड में। अब जगह कौन सा, उत्तराखंड। ग्लेशियर कौन सा, चौड़ाबाड़ी। मंदिर बगल में कौन सा है भैया, तो केदारनाथ मंदिर है। जिला कौन सा, रुद्रप्रयाग जिला, देखिए फिर सही है ना। जगह कौन, उत्तराखंड। ग्लेशियर कौन सा, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर। जिला कौन सा, रुद्रप्रयाग। मंदिर कौन सा, केदारनाथ मंदिर, ठीक है। और केदारनाथ मंदिर के कितना दूर, तो 4 किलोमीटर उत्तर में, यानी और ऊपर जा रहे हैं 4 किलोमीटर, ठीक है। ग्लेशियर को पिघलने से बना क्या, तो गांधी सरोवर का निर्माण हुआ, गांधी सरोवर झील का निर्माण हुआ। समझ आ गया। ग्लेशियर चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर, जिला रुद्रप्रयाग, मंदिर केदारनाथ, ठीक है। 4 किलोमीटर उत्तर में जाइएगा, ग्लेशियर को पिघलने से गांधी सरोवर झील का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। कहानी पूरी समझ आ गई। ये चौड़ाबाड़ी को और गांधी को, ठीक है, गांधी जी क्या हो रहे हैं, चौड़ा हो गए हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब आज ये शिखर के बारे में समझते हैं। सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट मालूम है 8848, 2 नंबर में काराकोरम जो K2 है, जिसको गार्डविन अस्टीन है ना, ये याद रखिएगा, इसको K2 गार्डविन अस्टीन, ठीक है, ये बोला जाता है, ठीक है। तो दोनों नाम याद रखिएगा, K2 भी और गार्डविन अस्टीन भी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो कंचनजंगा 3 नंबर पे, तो याद रखिएगा, पूछेगा भारत में तो कंचनजंगा 1 नंबर पर हो जाएगा, भारत का तो काराकोरम 1 नंबर हो जाएगा। मतलब क्या है, भारत का सबसे ऊंची चोटी भारत का होता है ये काराकोरम, क्योंकि ये जो भारत का हिस्सा ही था ना, ऐसा थोड़ी है कि भारत में का हिस्सा नहीं है। यहाँ है काराकोरम, K2 यहाँ पर है, ठीक है। तो ये तो भले पाकिस्तानी जो कब्जा कर लिया, लेकिन ये भारत का तो हिस्सा था। अभी वर्तमान में कह रहा है कि कंचनजंगा यहाँ है सिक्किम में। तो भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और भारत का सबसे ऊंची चोटी काराकोरम, याद रखिए, दोनों में अंतर है, ठीक है। और सेकंड नंबर पर पूछेगा तो काराकोरम पूरी दुनिया में, थर्ड नंबर पर कंचनजंगा है पूरी दुनिया में, लेकिन भारत में 1 नंबर में है ना। भारत में वर्तमान की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैकालू 4 नंबर में, धौलावीरी 5 नंबर में। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लाइन से सरियाने के लिए है ना, और इसी उल्टे क्रम में दिया हुआ था। तो अगर याद रहता कि माउंट एवरेस्ट 1 नंबर, काराकोरम 2 नंबर, कंचनजंगा 3 नंबर, मैकालू 4 नंबर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा है ना। देखो यहाँ पर कंचनजंगा के बाद क्या आएगा, मैकालू, उसके बाद से क्या आएगा, धौलावीरा, उसके बाद क्या आएगा, नंगा देवी, उसके बाद अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, ठीक है, कामेट, नमचा बरवा सबसे लास्ट में चल जाएगा क्या, नमचा बरवा जो है, नमचा बरवा का आते कीजिए है ना। उसके बाद आएगा गुरुला मधंता, ठीक है, गुरुला मधंता, ठीक है। इसको फिर से दोबारा देख लीजिएगा। माउंट एवरेस्ट, जिसको माउंट एवरेस्ट के बाद होता है काराकोरम, काराकोरम के बाद कंचनजंगा, मैकालू, धौलावीरी, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, उसके बाद आ जाएगा नंदा कामेत, उसके बाद से नामचा बरवा। ये सारे को एक से एक इसको सीक्वेंस वाई और उल्टा क्रम से दोनों से रट लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। और 1 मिनट रुक जाइएगा, आगे आते आगे समझते हैं, ठीक है। इसको रट लीजिएगा आप लोग किसी भी तरह, दिमाग में किसी तरह लोड कर लीजिएगा लोग, ठीक है। अब यहाँ हिमालय के बारे में दिया है, ऊपर में ट्रांस हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, बृहद हिमालय को ही महान हिमालय बोला जाता है, उसके बाद लघु यानी मध्य हिमालय। 1 मिनट रुक जाइए, फैन ऑन रहेगा तो आप लोग आवाज़ ऐसे भी सुनाई नहीं देगा, ठीक से। उसके बाद देखेंगे तो बा हिमालय यानी कि है ना,
बाह्य हिमालय या नीचे वाला होता है, ये देखो इसको जो ऊपर वाला जो होता है ना, इसी को आंतरिक हिमालय बोला जाता है, बृहद हिमालय बोला जाता है, महान हिमालय बोला जाता है, ठीक है। और इसी को ग्रेट हिमालय बोला जाता है। और ये मध्य और ये लघु हिमालय बोला जाता है, जो कि आएगा। और इसके बाद ये बाह्य हिमालय और शिवालिक, उप हिमालय, सब इसी को बोला जाता है, ठीक है। सबका नाम आएगा, सबका उपनाम जितना होगा ना रट लीजिएगा लोग। ट्रांस हिमालय का जी बारे में समझते हैं। ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में है, यानी उससे भी ऊपर में, उत्तर जब भी बोलेगा यानी ऊपर में भाग जाइएगा, ठीक है। मैप में उत्तर मतलब होता है और ऊपर भागो, ठीक है। इस श्रेणी का निर्माण औषधि शैलों से हुआ है। और ये किस युग का है, तो टर्शियरी युग यानी तृतीय युग का है। टर्शियरी युग क्या है याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय टर्शियरी, ट्रांस टर्शियरी युग का है, ठीक है। और इसे लेकर कैम्ब्रियन युग तक इसकी मतलब टर्शियरी से लेकर कैम्ब्रियन तक फैला हुआ, ठीक है। तो कम से कम टर्शियरी तो याद रहेगा, टर्शियरी से कैम्ब्रियन तक, ठीक है। सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सांगपो जैसी नदियाँ जो यहीं से जन्म होती है। तो याद रखना इस नदी का जो जन्म होता है किस हिमालय से, ट्रांस हिमालय, सतलज का, सिंधु का, ब्रह्मपुत्र का और सांगपो का। और ये सांगपो जो नदी है ना, ब्रह्मपुत्र का ही हिस्सा है, ठीक है। यहाँ जो मानसरोवर जो झील है, यहाँ से निकलती है सतलज, पहले सिंधु तब सतलज, इधर से ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ये जो नदियाँ ना यहाँ से जो निकल रही है, ये जो जगह है यहाँ पर है कैलाश पर्वत। और ये जो क्षेत्र है ना, ये सब है ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है, याद रखना। अब ये ट्रांस हिमालय, उत्तर में ट्रांस हिमालय, महान हिमालय के इंडो, यानी कि ट्रांस हिमालय जो महान हिमालय के ऊपर वाला भाग है, और इसे इंडो सांगपो सचर जोन है ना, यानी कि इंडो सांगपो सचर जोन बोलते हैं, यानी हिंज लाइन के द्वारा अलग करती है। इसका मतलब क्या है, ये ट्रांस हिमालय और महान हिमालय दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हो रहा है, तो हिंज लाइन से, याद रखना हिंज लाइन से अलग होता है। इनके बीच में, दोनों के जो बीच में जो गैप है, इस गैप को बोला जाता है हिंज लाइन, या इसी को बोला जाता है इंडो सांगपो सचर जोन। तो ये जना इंडो सांगपो यानी इंडो तिब्बतन सचर जोन, ठीक है, सचर जोन बोला जाता है। इंडो तिब्बतन उसी को बोला जाता है इंडो ना सांगपो सचर जोन, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आ जाइए। अब ये काराकोरम श्रेणी जो एशिया की रीढ़ है, काराकोरम श्रेणी क्या भैया, एशिया की काराकोरम श्रेणी, आप लोगों को पता है कि काराकोरम सबसे ऊपर वाली पहाड़ है और इसको एशिया का रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, एशिया की रीढ़। क्वेश्चन पूछेगा एशिया का रीढ़ इनमें से कौन सा पर्वत श्रेणी है, तो काराकोरम श्रेणी, ठीक है। इस श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गार्डविन है, और इसे गार्डविन या गौरी नंदा भी कहा जाता है। 3 गो नाम हो गया, केटू, गार्डविन, गौरी नंदा, याद रखना, ठीक है। तीनों नाम किसका है, केटू का। ये क्या है, एशिया का रीढ़ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही है। और इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 8611 मीटर, क्योंकि बीपीएससी है, ये सब क्वेश्चन खूब पूछता है, फेवरेट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आने की संभावना, याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब अलग अलग एग्जाम में मिला जाएंगे, एक ही एग्जाम में कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो जरूर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो काराकोरम श्रेणी उसमें सियाचिन है, यहाँ सियाचिन है, बियाफो है, बाल्टोरा और हिस्पर। यही तो क्वेश्चन में आया था ना कि कौन कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा और हिस्पर, ठीक है। ये काराकोरम श्रेणी का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा भैया, तो यही चारों है, ठीक है। ये चारों ग्लेशियर जो है सबसे ऊंचे है, जिसमें सबसे ऊंचा सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा और हिस्पर, ठीक है। और विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल जो है, तीव्र ढाल वाली रकापोसी की चट्टान, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ढाल, मतलब एकदम खड़े ढाल है, एकदम भयानक, एकदम खड़े ढाल है। वो जो तीव्र ढाल वाली चोटी है, उस चोटी का नाम क्या है, रकापोसी। तो पूछेगा सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, रकापोसी, जो कि कहाँ है, लद्दाख श्रेणी में स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा, लद्दाख श्रेणी में सबसे ऊंची तीव्र ढाल किसकी है, तो रकापोसी की, याद रखिएगा। रकापोसी का बहुत ही तीव्र ढाल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा ये सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है, तो रकापोसी, कहाँ भैया, तो लद्दाख के श्रेणी में स्थित है, ठीक है। आगे आ जाइए। काराकोरम श्रेणी को पश्चिम में जाएंगे, यानी काराकोरम श्रेणी से किधर जा रहे हैं, पश्चिम साइड में, तो पामीर का पठार मिलेगा, क्या मिलेगा भैया, पामीर का पठार मिलेगा। और पूर्व और दक्षिण साइड में तो कैलाश श्रेणी मिलेगा, जो कैलाश पर्वत में बोला अभी लोगों। वहीं से तो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु और सहायक नदी सियोक, याद रखना, सिंधु की सहायक नदी सियोक। एक क्वेश्चन पूछा भी है, शायद 7th क्लास में है, सिंधु और सियोक नदी के बारे में, ठीक है। सिंधु और इसकी सहायक नदी सियोक जो है मध्य विभाजक का कार्य करती है, ठीक है। यानी ये मध्य विभाजक मतलब होता है ना, बांटने का कार्य करती है, ठीक है। अब देखेंगे तो सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणी के मध्य बहती है। सिंधु बहती कहाँ है, तो जास्कर और लद्दाख है, यानी कि ये हो गया लद्दाख, उसके बाद जास्कर, सबसे ऊपर में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है, यहाँ से निकला मानसरोवर झील से, और ऐसे आके और इससे अंदर से घुस कर निकल रहा है। किसके क्वेश्चन पूछेगा, किन दो श्रेणियों के बीच में से सिंधु नदी बहती है, जैसे कैसे नर्मदा और ताप्ती बहता है, नर्मदा ताप्ती पड़ते हैं विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से नर्मदा, और इधर से सतपुड़ा और अजंता के बीच में से ताप्ती, जो आगे पढ़ाऊंगा दिया होगा, तो ठीक है। तो ये जो है ना, ये अगर पूछेगा सिंधु के किन दो पहाड़ी श्रेणी के बीच में से गुजर रहा है, तो लद्दाख और जास्कर की श्रेणी के बीच में गुजरता है, ठीक है। जो कि बुंजी नामक स्थान से लद्दाख श्रेणी को काट कर भारत में प्रवेश करती है। अब ये पूछेगा किस स्थान से काट कर भारत में प्रवेश करता है, तो यानी जो पहाड़ जो इसे लद्दाख पर्वत है, काराकोरम, लद्दाख और ये जास्कर श्रेणी है, यहाँ से जब नदी इंटर करती है तो ये लद्दाख श्रेणी को काटती है, काट के दरार बना देती है और तब प्रवेश करती है। तो उस जगह का नाम है बुंजी, ठीक है। बुंजी को भुंजी बना देती है, ठीक है, मतलब काट देती है, ठीक है। जो लद्दाख श्रेणी से काट कर भारत में प्रवेश करती है और एक गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज मतलब एकदम गहरा खाड़ा खाई बनाती है, ठीक है।
गहरा खाई बनाती है, उसी को गार्ज बोला जाता है। ठीक है, जैसे नदियाँ ऐसे काट काट के ऐसे पूरा खाई बना देती है, उसी को गार्ज बोला जाता है। तो काट के गार्ज निर्माण करती है और गार्ज गहरे गार्ज 5200 मीटर की निर्माण करती है, मतलब एकदम समझो 5200 मीटर की गहरा गार्ज बनाया जाता है। ठीक है, और कहाँ से घुसता है तो बुंजी से घुसता है। कौन? सिंधु नदी। किस पहाड़ी श्रेणी से? तो लद्दाख की श्रेणी से। किन दोनों के पहाड़ी श्रेणी के बीच में से बहता है? तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी से। ठीक है, आगे जी, आगे कहानी समझते हैं। यहाँ लिखा है घाटी ना, दो पहाड़ों के बीच का जो जगह होता है उसको घाटी बोलते हैं। जैसे कश्मीर घाटी हो दो पहाड़ों के बीच में, और उसके बीच के जो समतल मैदान होता है उसी को घाटी कहते हैं ना। भूगोल के में नदियों को उपजाऊ मैदान में को भी इस नदी घाटी कहते हैं। मतलब भूगोल में अगर देखा जाए तो नदियों द्वारा जो उपजाऊ मजीन होता है ना उसको भी घाटी बोला जा सकता है। सुन ना, जैसे माजुली जो नदी थी वो क्या एक तरह से घाटी भी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यह लिखा है प्रमुख घाटियाँ। चुंबी घाटी के घाटी के बारे में देखेंगे। चुंबी घाटी, चुंबी भरमौर दलहौजी एवं खजियार प्रमुख पर्यटन स्थल में से स्थित है। ठीक है, उसके बाद कांगड़ा घाटी, तो धर्मशाला की घाटी कहा जाता है कांगड़ा घाटी को। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा धर्मशाला घाटी है? तो कांगड़ा घाटी है ना। मालना घाटी जो है ये मालना घाटी ये हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है। तो पूछेगा निम्न में से कौन सा छोटा यूनान है? देखो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, ये आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो छोटा यूनान किसे कहते हैं भैया? तो मालना घाटी को बोलते हैं। मालना छोटा यूनान। ठीक है, मालना किसे बोलेंगे? छोटा यूनान। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो स्पीति घाटी। स्पीति घाटी तो तांबू मठ में। तो स्पीति घाटी बौद्ध की प्रसिद्ध एक मठ है, तांबू मठ, इसी घाटी में अवस्थित है। तो स्पीति में याद रखना, स्पीति में बुद्ध की प्रतिमा, बुद्ध की मतलब मठ जो है वहीं पे तांबू मठ। पांगी घाटी, पांगी से याद रखना पंगवाल और भोटिया जनजाति। तो पंगवाल और भोटिया जनजाति इनमें से कहाँ रहता है? तो पंगवाल से याद रखना पांगी, पंगवाल पांगी लोग का। ठीक है, कुल्लू घाटी, कुल्लू जो है यह धौलावीरा और पीर पंचाल के श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। कुल्लू जो है धौला और पीर पंचाल के अवस्थित है, यानी पीर पंचाल पहाड़ हो गया और धौला पहाड़ हो गया, इसके बीच में जो घाटी है उसको बोलते हैं कुल्लू घाटी। ये देवताओं की घाटी भी कहा जाता है, देवताओं घाटी, कुल्लू घाटी। ठीक है, कुल्लू घाटी है ना देवताओं की घाटी है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब ये संगला घाटी ना, संगला घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसे बासपा घाटी के नाम से जाना था, और यही क्वेश्चन पूछा था बासपा घाटी निम्न में से ना किस क्षेत्र में है? एक तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, दूसरी इसको कौन सी घाटी कहा जाता है? तो सांगला घाटी, यही तो था बासपा घाटी। ठीक है, नाम से इसके चारों ओर पर्वतीय चोटियाँ से घिरी हुई है। ये चारों तरफ से क्या पर्वतों से घिरा हुआ है। कौन सा क्षेत्र है? बासपा। और किस क्षेत्र में? तो हिमाचल प्रदेश में, और इसकी घाटी का नाम क्या है? तो सांगला घाटी। ठीक है, बासपा घाटी को ही बोला जाता है। अब पार्वती घाटी, पार्वती घाटी जो हिमाचल प्रदेश और कुल्लू के स्थित घाटी में हिंदू सिख तीर्थ स्थलियों के लिए मणिकरण शहर में पाए जाने वाला मार्ग और स्थल प्रदान करता है। गर्म जल के स्रोत होने के कारण यहाँ अनुसंधान हेतु भूतापीय षड्यंत्र की स्थापना की गई है। तो निम्न में से किस घाटी में भूतापीय जो है अनुसंधान की स्थापना की गई है? तो याद रखना हिमाचल प्रदेश के पार्वती घाटी में भूतापीय षड्यंत्र की स्थापना हुई। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से हिमाचल प्रदेश का पार्वती घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो भूतापीय षड्यंत्र के लिए प्रसिद्ध है। या पार्वती भूतापीय षड्यंत्र जो है कहाँ है? तो भैया हिमाचल प्रदेश में। सारे चीज़ को एक दूसरे कनेक्ट कर याद रखें। किन्नौर की याद रखिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चले जाएंगे। तिब्बत की सीमा के समीप में यह अंतिम हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव जिसका नाम है क्या भैया? चिटकुल को मार्ग प्रदान करता था। जो कन्नौर घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश का अंतिम गांव चिटकुल को जो है ना वहाँ से जाने का रास्ता देता। ठीक है, मरखा घाटी लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध घाटी है, यानी कि लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी कौन सी है? तो याद रखिएगा मरखा घाटी। जूकू घाटी नागालैंड की कोहिमा में 30 किलोमीटर की दूरी है। तो नागालैंड में जूकू। ठीक है, नागा बाबा लोग का जूकू। ठीक है, युथांग घाटी सिक्किम के गंगटोक के पास में है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको हॉट स्प्रिंग से भी जाना जाता है। इस घाटी को क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से किस घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है, ये आप लोग जो पीआरटी की जो तैयारी कर रहा है उन लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये वाला क्लास तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हॉट स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है इस घाटी को। किसको भैया? युथांग घाटी को। युथांग घाटी यानी हॉट स्प्रिंग। ठीक है, यूथ आदमी ऐसे भी हॉट रहेगा तो याद रखें युथांग घाटी हॉट स्प्रिंग। ठीक है, शांत घाटी केरल में है। केरल के किस से? तो पलक्कड़ पाल घाट यानी जो है पाल घाट जो है जो दर्रा है पाल घाट उसी के पास में पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। तो पूछेगा शांत घाटी, ये पूछेगा क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था। शांत घाटी जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है, और ये नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है भैया? केरल में। सारी पहाड़ी समझ आ गई। अब एक एक करके समझते। देखो वीडियो होगा तो लंबा,
है ना। अगर ज़्यादा लंबा होगा तो इसको 2 पार्ट में बांट दिया जाएगा, क्योंकि उतना देर तक इसको रिकॉर्ड भी नहीं किया जा सकता है कि नहीं है। तो आज ये इसको लेकिन इसको कोशिश किया जाएगा कि जहाँ तक हो पाए उसको समझाए। आधा अधूरा समझाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ जी बृहद मुख्य महान आंतरिक हिमालय हिमाद्री, देख रहे हो इसका नाम, बृहद मुख्य हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय और हिमाद्री हिमालय, 5 गुना हो गया इसका, है ना। ये सबसे ऊपर वाले हिमालय की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसको हाल समझ लीजिए। 6100 मीटर की इसकी ऊंचाई है। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम जो माउंट एवरेस्ट मालूम है आप लोगों को। हिमालय के मुख्य शिखर, इसकी चौड़ाई जो है 120 से लेकर 190 किलोमीटर तक है, यानी चौड़ाई जो है 120 से 190 किलोमीटर है। महान हिमालय के वलय प्रकृति के असम्मित है, जो कि मुख्य रवेदार अग्नेय अथवा कायांतरित शैल है, जिसे ग्रेट इनाइट ईस्ट से निर्माण हुआ। यानी जो महान हिमालय, क्वेश्चन दिया हुआ था शायद SCERT में दिया हुआ था, महान हिमालय का निर्माण किन चट्टानों से हुई है, तो याद रखिएगा अग्नेय चट्टान या कायांतरित चट्टान, जिसको ग्रेनाइट, नीस और ईस्ट से निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो सदैव यहाँ बर्फ से ढका रहता है, बहुत ज़्यादा हिम नदियाँ यहाँ से निकलती है। उसके बाद देखेंगे बृहद हिमालय को केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है। अब देखो एक और नाम आ गया, 6 का नाम आ गया, इसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहेंगे। सिंधु नदी के गार्ज में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी को मोड़कर ये इंटर करने के लिए रास्ता देती है कि नहीं है। मतलब इधर दिहांग साइड में अरुणाचल प्रदेश के साथ बात काटा। उसके बाद देखिए इस श्रेणी का ढाल उत्तर की ओर मंद है, यानी उत्तर साइड में ढाल जो है कम है, ठीक है ना, उत्तर साइड में, किंतु दक्षिण साइड में यह इसका ढाल जो है तीव्र है, यानी ढाल जो इधर ज़्यादा है उधर ढाल जो है कम है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इस उत्तर में सिंधु सांगपो भ्रंश द्वारा ट्रांस हिमालय को पार करते हैं, ठीक है, मतलब जाने का रास्ता बता रहा है। विश्व में प्राय सभी सर्वोच्च शिखर इसी श्रेणी में स्थित है। इसमें एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, और उसके बाद से K2 किधर गया, K2 भी है, नामचा बरवा ना, K2 तो ट्रांस हिमालय में चला जाता है, ट्रांस हिमालय में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोलते हैं, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये PRT में क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है ना। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोलते हैं, सागर माथा बोलते हैं, ठीक है। और विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है ना। यहाँ पर जाने वाली पहली महिला थी बछेंद्री पाल, जो भारत की मतलब पहली महिला थी, ठीक है, भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल थी, ठीक है। 1984 में पहुंचती है माउंट एवरेस्ट के शिखर पर। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी बछेंद्री पाल, 1984 में माउंट एवरेस्ट पर सफलता प्राप्त की थी चढ़ने में। अब आइए निम्न हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय को जानते हैं। बृहद हिमालय लघु हिमालय को जो होता है मेन सेंट्रल जोन से अलग करता है, मतलब कि महान हिमालय और मध्य हिमालय, इसको कौन अलग करता है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी MST से अलग होता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में अलग करता है, ठीक है, बीच के जगह है उसको बोला जाता है, ठीक है। इसकी चौड़ाई जो है 60 से 80 है, उसका था 120 से 190 तक था, ठीक है। ऊंचाई जो है 3000 से 4500, उसका ऊंचाई था 6100 या तक, मतलब ऊंचाई का है ना, पहाड़ों की ऊंचाई लगभग उतनी है, 3000 से 4000 4500 मीटर, मतलब 3 किलोमीटर से लेकर 4.5 किलोमीटर की। अब ये इसकी निर्माण जो अत्यंत संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुई है, और उसका निर्माण था गिस्ट अरे यार ना क्या नाम था उसका, निस्ट और ग्रेनाइट और ईस्ट से निर्माण हुआ था, ठीक है। ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस से निर्माण हुआ था, ठीक है। रवेदार चट्टान जिसको बोलते हैं, और इसका जो है अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से निर्माण हुआ है। 3700 से लेकर 4500 मीटर की इसकी जो अधिकतम ऊंचाई है, और चौड़ाई जो है 50 किलोमीटर है, ठीक है। आगे आ जाएंगे, आगे समझेंगे। यहाँ मुख्य जो चोटी है 5000 मीटर की ऊंची है, जो सबसे ऊंची चोटी माना जाएगा, और 1000 मीटर की गहरे गार्ज, यानी महाखड्डा बनाता है। गहराई जो है 1000 यानी 1 किलोमीटर की गहरा गार्ज बनाता है, कहाँ, महान हिमालय में, ठीक है, याद रखना, महान हिमालय, सॉरी ये मध्य हिमालय में, ठीक। उसको देखें तो शीत ऋतु में 3 से 4 महीने तक बर्फ जमा रहता है, और उस एरिया में तो महान हिमालय में तो पूरा बर्फे जमा रहता था, ठीक है। जबकि ग्रीष्म ऋतु में मौसम शीतल और स्वास्थ्यवर्धक रहता है, मतलब ठीक ठाक रहता है गर्मी के दिन में। पीर पंजाल, धौलावीरा, नागटिका और महाभारत इस भाग की प्रमुख श्रेणी है, याद रखना। पीर पंजाल जो है वो किसके हिस्सा है भैया, तो मध्य हिमालय का। देखो लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, लद्दाख ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल किसका हिस्सा है, तो याद रखिए पीर पंजाल जो हिस्सा है वो है मध्य हिमालय का, और वही जास्कर जो था वो हिस्सा था महान हिमालय का, ठीक है। कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी हिमालय की सबसे लंबी महत्वपूर्ण श्रेणी है, मतलब कश्मीर में स्थित जो पीर पंजाल श्रेणी है वो हिमालय की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है। तो पूछेगा कश्मीर के सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी श्रेणी कौन सी है, तो पीर पंजाल श्रेणी है, ठीक है। अगला आएंगे पीर पंजाल श्रेणी को उसमें 2 प्रमुख के दर्रे हैं, इसके नाम है बुर्जिल दर्रा और एक बनिहाल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जो पाकिस्तान साइड में जाएगा, बनिहाल दर्रा जो नीचे साइड में आएगा, ठीक है। और इसी में क्या है कि जम्मू कश्मीर में जाने वाला जो जोहार सुरंग होकर गुजरता है। जम्मू कश्मीर जाने के लिए एक सुरंग है, उस सुरंग का नाम है जोहार सुरंग, ठीक है, जोहार सुरंग, ठीक है। आगे जी
उसके बाद देखेंगे तो इस श्रृंखला में घाटी कौन सी है? कश्मीर घाटी है, ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का लाहौल, स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू घाटियाँ भी इस श्रेणी में स्थित है, ठीक है। लघु हिमालय नीचे वाला जो होता है लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करता है, यानी कि अब आगे देखो ये MST मेन सेंट्रल थ्रस्ट था, ये महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। उसके बाद से शिवालिक के बीच में उसके बाद है मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, MBF, ठीक है। तो MBF है किसके बीच में? मेन बाउंड्री फॉल्ट किसके बीच में भैया? तो याद रखिएगा, और वो था IT ना ZE इंडो तिब्बतन और सचर जोन SG सचर जोन, ठीक है। कहाँ था? ट्रांस का था, ठीक है, याद रखिएगा ट्रांस। उसके बाद महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, तो इसके बीच में था IT ना सचर जोन यानी SG, ठीक है, सचर जोन था। उसके बाद ये है मेन, ये MT है ना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, MST, और ये है मेन ना बाउंड्री फॉल्ट MBF, ठीक है, याद रखिएगा। तीनों को याद रखिएगा सबका, तो इस तरह रिलेट करके पढ़िएगा ना, उसको बना के तो याद रहेगा आराम से। तो लघु और शिवालिक के बीच में हो गया मेन बाउंड्री फॉल्ट हो गया, ठीक है। उसको आ जाएंगे तो बाह्य, और यानी कि बाह्य सबसे नीचे वाला हिमालय, बाह्य हिमालय, निम्न हिमालय और उप हिमालय। अब देखो कन्फ्यूजन क्या होता है ना कि ये सबको ही रटना शुरू लगता है कि बाह्य हिमालय मतलब होगा कि वो महान हिमालय होगा। आप बताइए, सिंपल समझिए, आप यहाँ खड़े हैं और ये चीज़ें यहाँ मान के चलिए ऐसे 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 3 चीज़ दिया हुआ है ना। आपके हिसाब से ये मान के लिए एक रूम हो गया, ये रूम हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 3 सामान रखा, एक यहाँ सामान और एक यहाँ सामान। ये आपके हिसाब से ऐसे रूम में जा रहे हैं तो सबसे बाहर कौन है? ये है, और सबसे अंदर कौन है? ये है। समझ रहे किस में रहे? तो आंतरिक रूप से सबसे अंदर ये है और बाह्य रूप से सबसे पहले ये है। समझ रहे ना? तो भारत की तरफ से जो शिवालिक जो होती है ना, बाह्य हिमालय यानी सबसे बाहरी, तो यही ना बैठल है, और सबसे अंदर बाह्य के बाद जाइएगा तो मध्य के बाद जाइएगा आंतरिक, तो वो आंतरिक जो कौन सा हो गया? वो हो गया महान हिमालय, है कि नहीं है? इसीलिए बाह्य, तो बाह्य के अंदर बाह्य होता क्या है ना, जैसे क्लास में मैं भी पढ़ाता हूँ तो बच्चे समझते बाह्य मतलब सबसे बाहर का, सबसे बड़े का, तो सबसे बाहर का ये महान, ऐसे नहीं है। आप इसे जा रहे हैं तो रूम में अगर मान के चलिए इंटर कर रहे हैं तो रूम के गेटवे पे कौन बैठल है ना? कोई या अंदर रूम में बैठा है, कोई रूम के सबसे पीछे कोने में जाकर बैठा है, तो इसी को ना बोले रे काहे बाहरी बैठा हुआ है, बाहर का बैठा हुआ है, यानी बाह्य कौन है? सबसे आगे वाला, और बीच वाला बीच में बैठा है, और सबसे पीछे यानी आंतरिक यानी सबसे अंदर बैठा हुआ है। तो अंदर यही ना है आपके हिसाब से, है कि नहीं? तो भारत के हिसाब से बाह्य हिमालय हो जाएगा शिवालिक, यानी सबसे मतलब अपने तरफ वाला हिमालय, इसी को निम्न हिमालय या उप हिमालय बोला जाता है। 4 गुणा में हो गया बाह्य, शिवालिक, निम्न या उप हिमालय, ठीक है। आगे जी, आगे समझते। हिमालय की सबसे बाहरी और दक्षिणी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है, जो हिमालय की सबसे नवीन पर्वत है, और ये सबसे नया, इसकी चौड़ाई 10 से 50 मीटर और 600 से लेकर 1200 मीटर। देखो ये 600 से 1200 वो था 3000 से 4500, और सबसे ऊपर वाला था 6100। याद रखिएगा, चौड़ाई सबसे ऊपर वाला का 120 से 190, उसके बाद से ये लगभग 100 के आसपास में था, और इसका था 10 से 50, ठीक है, याद रखिएगा। सबकी चौड़ाई, सबकी ऊंचाई और सबकी मोटाई याद रखिए कितना बड़ा कौन है, ठीक है। और यहाँ से जो घाटियाँ निकलती है और बजरी और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है, ठीक है। हिमालय के पर्वतीय प्रदेश में ये दक्षिण श्रेणी भाग, मतलब हिमालय से देखेंगे दक्षिण में, क्योंकि ये नीचे आएंगे तो दक्षिण, ऊपर भाग रहे हैं तो उत्तर साइड में, तो हिमालय से देखिएगा तो दक्षिण साइड में। निम्न हिमालय का दक्षिणी ढाल शिवालिक श्रेणी कहलाती है, ठीक है, शिवालिक श्रेणी कहलाती है। उसके बाद आएंगे तो यहाँ कोनदार व लंबवत वृक्ष पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पश्चिम में दून नाम से पाया जाता है, ठीक है, और पूर्व में इसको द्वार कहा जाता है। शिवालिक के पश्चिम में देखेंगे तो देखो पश्चिम साइड इधर और पूर्व साइड इधर, तो इधर द्वार और इधर दून, तो ये है दून और ये है द्वार, ठीक है, दून। तो दून घाटी में देखेंगे तो द्वार घाटी में आ जाएगा, ये दून घाटी में आ जाएगा देहरादून, कोल्टी दून और पाल्टी दून, और द्वार में आ जाएगा हरिद्वार, याद रखिएगा। यानी दून जितना भी इधर पश्चिम और द्वार जो हो जाएगा पूर्व साइड में, ठीक है, याद रखिए। प्रसिद्ध दून, देहरादून है ना, कोटली दून और पाटली दून, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा ना, जो ये जो क्या बोलते हैं उसको भैया, निम्न में से कौन सा दून जो है प्रसिद्ध है? तो कौन कौन है? देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ठीक है। और द्वार जो हरिद्वार आप लोगों को मालूम है, बहुत ज़्यादा फेमस है। उत्तराखंड में है ना बुंगियाल या प्यार नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। जो द्वार जो है ना, ये द्वार जो है पूर्व का द्वार जो है वो उत्तराखंड में बुंगियाल या प्यार नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, द्वार जो है द्वार से प्यार, याद रखिएगा, द्वार से प्यार या इसी को बुंगियाल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे जाइए। खेती करने के लिए यहाँ ठीक ठाक जमीन है, ठीक है। और शिवालिक की हिमालय के निचले भाग को तराई कहते हैं, और ना जो हिमालय खत्म होता है, जैसे ये हिमालय पर्वत खत्म होता है, इसको गुड़वा को बोलते हैं, मैंने पैरवा के पास के जमीनवा को बोलते हैं तराई क्षेत्र, ठीक है ना।
उसके बाद देखेंगे तराई इसलिए बोलते हैं क्योंकि नदियाँ वहाँ से निकलते रहते हैं, हमेशा वो तराइल रहता है नदी के पानी से, इसलिए तराई बोलते हैं। अब ये कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय के दिया है किसको भैया, तो सतलज और सिंधु के बीच में, इसको बता चुके हैं टाटा से। ऐसे ऐसे बांट दीजिएगा हिमालय को 4 भाग में, यहाँ से सिंधु सतलज, उसके बाद आ जाएगा काली नदी, उसके बाद तीस्ता नदी, उसके बाद यहाँ आएंगे तो दिहांग नदी, इसके बीच को बोलते हैं कश्मीर हिमालय। इसी कश्मीर हिमालय को बोला जाता है कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, ठीक। और एक भाई ने मेरे बोला था कि बोर्ड वाले ने सिर्फ कश्मीर हिमालय बताया, ऐसा नहीं है, उसका हिम्मत है कश्मीर हिमालय मान लेगा, है ना, कंप्लेन हो जाएगा। और दोनों ऑप्शन में दिया था कश्मीर और पंजाब, तो इनमें से डी ऑप्शन होगा, काहे नहीं होगा, है कि नहीं है। तो कश्मीर ये इसमें भी दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, बिहार बोर्ड में दिया है, तो किताब में गलती दे दिया, तो किताब में का सही कराइए पहले, आंसर सही मानना है तो, है ना। याद रखिएगा दोनों है, कश्मीर हिमालय का कश्मीर हिमालय को क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय भी दूसरा नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। सतलज और सिंधु के बीच में है, 560 किलोमीटर की इसकी मतलब लंबाई है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो इसकी चौड़ाई जो है 250 से लेकर 400 है, इसकी चौड़ाई जो है कितनी है, तो 250 से 400 है, 400 450 लगभग हो जाता है, तो 400 दिया तो 400 याद कीजिए। ये जो एरिया है ना, इसका चौड़ाई कराएगी, ये चौड़ा ज़्यादा है, ठीक है, मतलब ये चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है। और आगे जाते जाएंगे ना, जैसे जैसे हम लोग पहुँचेंगे असम हिमालय में, तो चौड़ाई बहुत कम हो जाएगा। तो पहला चौड़ाई है 250 से लेकर 400, ठीक है, और 560 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई विस्तृत है, ठीक है। आगे जाइए, उसके बाद आएंगे तो यहाँ लिखा है कश्मीर मतलब ये कश्मीर और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद लद्दाख जास्कर काराकोरम पीर पंचाल धौला श्रेणी सम्मिलित है इसी के आसपास में, ठीक है, मतलब इसी के बीच में वो पहाड़ी है। शिमला का जो धौलाधार है, धौलाधार श्रेणी इसी के आसपास में, शिमला और धौलाधार श्रेणी जो इसी के आसपास में। उसके बाद दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण हिमालय बाल्टोरो और सियाचिन यही है। मीठे पानी का झील जो है इसी में है, डल झील, बुलर झील। और खारे पानी का अगर झील देखेंगे तो पांगोंग, तेसो और तेसो मेरारी जो झील है ये है खारे पानी का। तो याद रखिएगा जो कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के अंतर्गत में जो खारे पानी की झील है उसका नाम है ना पांगोंग, तेसो और मोरारी झील है, ठीक है, ये जो खारे पानी की झील है। अगले पेज में आएंगे, यहाँ कश्मीर हिमालय को करेवा निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना कश्मीर हिमालय जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जाफरान की खेती होती है, याद रखना जाफरान की खेती होती है किस क्षेत्र में, तो क्वेश्चन पूछा था एक बार कि जाफरान की खेती निम्न से किन क्षेत्र में होती है, तो कश्मीर हिमालय में होती है या करेवा क्षेत्र में होती है। करेवा जो क्षेत्र है, जो करेवा झीलीय निक्षेप जो है, ठीक है, उन क्षेत्रों में होती है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ देखो, इसको बांटा है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, नदियों द्वारा बांट दिया है, ठीक है। नदी देख सकते हैं, ये है सिंधु नदी, उसके बाद सतलज नदी, उसके बाद से यहाँ से आएगा काली नदी, उसके बाद ये आएगा तीस्ता नदी और ये है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ये सबको बांटा हुआ है। आगे आइए अब कुमायूं हिमालय को देखेंगे। कुमायूं हिमालय की जो उसकी किलोमीटर है 320 किलोमीटर है ना, वो 520 किलोमीटर 500 किलोमीटर था और ये 320, मतलब इसको जोड़ते जाएंगे तो 2500 किलोमीटर तक पहुँच जाएंगे लोग। इसकी ऊँची चोटी जिसका नाम है नंदा देवी। तो पूछा कुमायूं हिमालय की सबसे ऊँची चोटी नंदा देवी, ठीक है। आज ये है ना, उसके बाद देखेंगे तो पश्चिम भाग में गढ़वाल और उसके पूर्वी भाग में जाएंगे तो कुमायूं हिमालय के नाम से जानता है। पश्चिमी भाग को गढ़वाल और पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। कुमायूं हिमालय जो है पंजाब हिमालय की अपेक्षा क्या है, अधिक ऊंचा है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। कुमायूं हिमालय जो है पंजाब हिमालय से भी ऊंचा है, याद रखना, ठीक है। आगे जी, उसके बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत आदि यहाँ प्रमुख चोटियाँ है। कौन कौन भैया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत, ये सब क्या है, यहाँ की उच्च चोटियाँ है। गंगा और यमुना नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः गंगोत्री यमुनोत्री कहलाता है। ये तो मालूम है, गंगोत्री से गंगा निकलता है और यमुनोत्री से यमुना नदी निकलता है। इस क्षेत्र में नैनीताल के निकट नैनीताल, भूमिताल, ताल, मतलब जितना भी ताल है ना, समताल, ये झील मिलता है। ताल वाला झील मिलता है इसी के आसपास में, ठीक है, कुमायूं हिमालय के बीच में। माना और नीति दर्रा भी स्थित है। माना और नीति दर्रा जो है ना, तो देखो धर्मा, नीति, माना ये सब उत्तराखंड के दर्रा है, ठीक है। तो माना नीति दर्रा किस क्षेत्र में आता है, इसी कुमायूं हिमालय के क्षेत्र में आता है। समझ आ गया। अब ये नेपाल हिमालय, एटलीस्ट हिमालय वाला जो टॉपिक है उसको भारत उत्तरी हिमालय क्षेत्र है उसको कंप्लीट कर लेते लो, वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा। और सारे टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। कितना पेज हो गया हम लोग का, 6 पेज हुआ अभी तक, ठीक है ना, 6 पेज हुआ और है कितना, 16 पेज है, लगभग 10 पेज और बचा है। आगे की चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब जल्दी हो जाएगा, तो उसको पार्ट 2 में कर दिया जाएगा क्योंकि मेरा भी थोड़ा सा लग रहा है गला बैठ जाएगा, ठीक है ना। और इसको जल्दी समझाऊंगा तो क्या होगा कि दिक्कत होगा, मज़ा नहीं आएगा समझने में। इसको स्लोली बढ़िया समझा जाएगा, उसको पार्ट 2 में डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि टॉपिक छोटा है नहीं, ये टॉपिक इतना बड़ा है और इतना मज़ेदार टॉपिक है कि कम से कम इसमें से 6-7 क्वेश्चन एक एग्जाम में तो 3-4 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आज ये नेपाल हिमालय के बारे में जानते हैं। काली नदी और तीस्ता नदी मालूम है 800 मीटर की किलोमीटर सबसे लंबी। अब देखो सबसे लंबी दूरी किसका है, 800 किलोमीटर का। देख रहा, पहला 500 था, उसके बाद 300 था और उसके बाद ये 500 किलोमीटर, दूसरा 320 था, तो ये 800 दिख रहा है। सबसे लंबी दूरी तय यही कर रहा है, मतलब कि जो केक कटाया तो सबसे ज़्यादा हिस्सा किसको मिला, ये नेपाल हिमालय को मिला, ठीक है। उसके बाद ये कुमायूं हिमालय जो है ये अधिक ऊँचा और
पहला से पंजाब से था क्या बोलते हैं उसको, कुमाई हिमालय ऊंचा, और कुमाई से भी ऊंचा है नेपाल हिमालय, क्योंकि यही तो माउंट एवरेस्ट की चोटी है ना। उसके बाद देखेंगे हिमालय की चौड़ी, यहाँ चौड़ाई अत्यंत कम है, लेकिन यहाँ चौड़ाई क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल लगभग 1,16,800 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसकी श्रेणी जो है सिक्किम हिमालय और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय के भूटान हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। तो जो इसकी सिक्किम में इसको सिक्किम हिमालय बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में इसको दार्जिलिंग हिमालय बोलते हैं, और इसी का एक श्रेणी है जिसको भूटान हिमालय बोलते हैं, जिसकी औसत ऊंचाई 6,250 मीटर है। भूटान हिमालय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नपूर्णा इसी पे है, धौलावीरा इसी पे है, गोसाईथान यहीं पे, कंचनजंगा यहीं पे, 8,598 कंचनजंगा की है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद चेयू है, मकालू है, एवरेस्ट है, सब यहीं पे है, ठीक है। तो भारत की सब ऊंची चोटी है, जिसमें से एवरेस्ट नहीं है, एवरेस्ट तो भारत में नहीं, नेपाल में है, ठीक है। अब ये असम हिमालय, लास्ट जो हिमालय जो है असम हिमालय, ठीक है। असम हिमालय को तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो दिहांग नदी कहा जाता है वहाँ, और इसके 720 किलोमीटर की ऊंचाई, और यही क्वेश्चन पूछा था कि कितनी किलोमीटर की दूरी है असम हिमालय में, इसके तो 720 किलोमीटर, इतना ही किलोमीटर की दूरी तय करता है ये लगभग ब्रह्मपुत्र नदी भी, क्योंकि उतना जितना दूर हिमालय पर है उतना ही दूर है नदी भी। तो अंदाजे अगर पकड़ने रहते न पकड़ने वाले तो पकड़ लेते, है ना, क्योंकि मान के चलो असम जितना दूर क्षेत्र में हिमालय पर फैला है उतना ही दूर तो ये ब्रह्मपुत्र नदी भी दूरी तय कर रहा था। इसी के आसपास में 750 किलोमीटर के ब्रह्मपुत्र नदी दूरी तय करता है, और 720 किलोमीटर ये हिमालय पहाड़ तय करता है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई क्या है, अपेक्षाकृत कम है। देखो पीछे से ये कम, इस मतलब पहला था क्या बोलते हैं उसको, पंजाब या कश्मीर हिमालय, ऊंचाई था इतना, और उसके बाद से कुमायूं थोड़ी इससे ज़्यादा, और उसके बाद आए लो नेपाल हिमालय तो और ज़्यादा, लेकिन जब इसको आया तो ये वाला हो गया कम, है ना। कौन सा, ये असम हिमालय, ठीक आ गया जी। ये थोड़ा सा सिक्किम में है, असम में है, अरुणाचल प्रदेश में और भूटान में इसका विस्तार फैला हुआ, मतलब असम हिमालय का, ठीक है। अब आते हैं यहाँ क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ देखेंगे तो जोमो लाहाड़ी, काबस, जांग सांगला, मोहनी, नामचा बरवा आदि इसकी प्रमुख चोटी है, ठीक है। तो नामचा बरवा दो काफ़ी फेमस है, अरुणाचल प्रदेश में क्वेश्चन आया भी था। जबकि दिहांग, सियांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र की प्रमुख नदियाँ, ये नदी के नाम में ये बताए थे, दिवांग, लोहित और ब्रह्मपुत्र नदियाँ, जो कि नीचे से आके मिलती है ब्रह्मपुत्र से, ये सब काफ़ी फेमस है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है, देखो वही बोले, सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा, सबसे पश्चिमी चोटी नंगा देवी था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत की यहाँ सीमा भी बनता है अरुणाचल प्रदेश को और तिब्बत, यानी तिब्बत मतलब चाइना से, ठीक है। जयलेपला, बुमला, सेला, तेंगाई, है ना, यांगपा और कारपोला जो है इस क्षेत्र का प्रमुख दर्रे है। और ये जयलेपला जो है ना, याद रखिएगा, ये सिक्किम साइड में, नाथुला और जयलेपला ये सिक्किम साइड में, ठीक है, याद रखना। आगे आएंगे तो प्रायद्वीपीय पठार, यानी एक टॉपिक हो गया हम लोग कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ तक हो गया। प्रायद्वीपीय पठार को भी देख लेते हैं कितना बड़ा है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या दिया, प्रायद्वीपीय पठार, यहीं से रहने देते हैं, प्रायद्वीपीय पठार से पढ़ा जाएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है, और थोड़ा सा मुझे भी 10 मिनट चाहिए थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो इसको ऐसा नहीं है, देखो वीडियो में अलग अलग उसको करके और एक साथ करके उसको अपलोड भी किया जा सकता है, लेकिन वैसे नहीं, जस्ट वीडियो मैं रिकॉर्ड करता हूँ और जस्ट आधे 1 घंटे के बाद अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इसको थोड़ी देर बाद फिर दूसरा क्लास का वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप सभी कंटिन्यू देखते रहिएगा। प्रायद्वीपीय पठार से शुरू किया जाएगा फिर से अगेन, और जब ये जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग क्या पढ़ा जाएगा, इसका MCQ क्वेश्चन का सेशन चला लिया जाएगा, ठीक है ना। समय मिलने पर उसको भी मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो कैसा लग रहा है वीडियो, कैसा क्लास लग रहा है, और इसका पार्ट 2 जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा ना, कि ये पार्ट 1 जो है कैसा लगा, उसके हिसाब से ही पार्ट 2 में इंप्रूव करेंगे। कोई चीज़ें अगर छूट गई होगी तो जल्दी बता दीजिएगा, ताकि पार्ट 2 वाला जो वीडियो रिकॉर्ड करूँगा उसमें उसको भी आप सभी को इम्प्रूव कर लूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बेहतर लग रहा होगा। फिर किसी दूसरे क्लास में मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, यहीं पर करते हैं वीडियो को एंड। तो धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।